जिन देशों में अभी तक शिक्षा, रोजगार और गरीबी जैसे नैतिक और बुनियादी मसलों का हल नहीं हो पाया हो, उन समाज और देशों में वीगनिज्म और सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दे बहुत पीछे हैं कहीं। इनफैक्ट डेवलप्ड देशों में वीगन्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करने वाले लोगों को अक्सर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, एक प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि विश्व स्तर पे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत सारा काम किया जा रहा हो इस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में, पर जिस गति और तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। अब या तो हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि हम सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं, और या तो एक बहुत सोची समझी साजिश के चलते बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशंस अपनी तरक्की को बरकरार रखने के लिए कोई बदलाव होने ही नहीं देते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की कोई कमी नहीं है व्हाट्सएप और इंटरनेट पे, खैर, पर कॉन्स्पिरेसीज के साथ आता है कंफ्यूजन। और यहाँ इस शो पर हम कंफ्यूजन नहीं सल्यूशन की बातें करते हैं, सीधी, सरल और सच्चे ढंग से। और आज के एपिसोड में मैं आपसे सस्टेनेबिलिटी को लेकर अपना दृष्टिकोण शेयर करना चाहता हूँ और कैसे मैं सस्टेनेबिलिटी को सिंप्लीफाई करता हूँ अपने आप के लिए। नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। तो पिछले कुछ दशकों से सस्टेनेबिलिटी बड़ा ही हॉट टॉपिक रहा है सोशल मीडिया और कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए। जबकि देखा जाए तो डिस्कशन है बहुत पुराना, पर यही है कि कारोबारों के लिए और व्यक्तिगत स्तर पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी सस्टेनेबिलिटी की बातें बड़ी कूल लगती हैं सबको, और ये सब ठीक है अपनी जगह। पर अजीब बात यह है कि इतनी सारी बातों के बाद भी उनका प्रभाव कितना हुआ है ये पता नहीं चल पाता। हम फॉसिल फ्यूल्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे कम होने के बजाय और भी ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं आज की तारीख में। हम सबको पता है कि प्लास्टिक्स हमारे वातावरण और हमारी सेहत के लिए कितनी खराब और हानिकारक होती हैं, पर हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता ने हमें फंसा के रखा हुआ है। और ये भी है कि प्लास्टिक्स के विकल्प अक्सर या तो महंगे होते हैं या नाजुक होते हैं, लंबे चलते नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये हमेशा सोचता हूँ मैं। जब हम अपने कामों और जिंदगी में व्यस्त होते हैं तो हम उन सारी बुराइयों को निग्लेक्ट करते रहते हैं जिनसे हमें इमीडिएटली कोई हानि ना हो रही हो, है ना। बट कुछ घटनाएं, किस्से या ट्रिगर्स ऐसे होते हैं लाइफ में जिसके बाद कुछ बातों को लेकर नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। ये मेरे साथ हुआ जब मैंने आज से 4 साल पहले एक लड़की के बारे में एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिसने 4 साल में सिर्फ 1 जार कचरा यानी वेस्ट जनरेट किया। इनका नाम है लॉरेन सिंगर और ये आज एक कंपनी चलाती हैं जो पैकेजिंग फ्री प्रोडक्ट्स बनाती है जो इको फ्रेंडली मटेरियल से बने होते हैं, जैसे शीशा, धातु, मिट्टी या लकड़ी। मतलब लॉरेन इतनी पैशनेट हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, ऑलमोस्ट पागलपन के लेवल तक, कि वो रेफ्रिजरेटर भी नहीं यूज करती हैं। सोचिए। ऑब्वियसली अब इस असंभव सी बात को मानना बहुत मुश्किल है कि एक इंसान सिर्फ 1 जार कूड़ा जनरेट करे 4 साल में, जबकि लॉरेन ने इसकी एक काफी संभावित व्याख्या देने की कोशिश करी है। मैं लिंक शो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर इस अकल्पनीय करतब यानी इमेजिनेबल फीट के अलावा इससे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं, वो बताता हूं मैं आपको। पहली बात ये कि लॉरेन की बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे यकीन है कि काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैंने अपने इर्द गिर्द फैली हुई चीजों के मटेरियल्स को नोटिस करना शुरू कर दिया, अपने खपत के तरीके और कितना वेस्ट जनरेट करता हूं मैं एज एन इंडिविजुअल, ये सब ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे उतना इम्पैक्ट ना हो मेरे वेस्ट जनरेशन का, बट जब करोड़ों लोग यही काम करते हैं तो सोचिए कितनी हानि पहुंचती है एनवायरनमेंट को। और इसको इनेबल करती हैं कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और ये इकोसिस्टम को हर्ट करता है। और दूसरी बात जो हुई वो ये थी कि लॉरेन से बहुत सारे लोगों ने एक संवाद शुरू करा इस विषय को लेकर। उनको ऐसे प्रोडक्ट्स की दरकार थी जो प्लास्टिक या पैकेजिंग फ्री हो और वातावरण को क्षति ना पहुंचाएं, और इसीलिए लॉरेन ने ये कंपनी शुरू करी जो प्लास्टिक फ्री और पैकेजिंग फ्री प्रोडक्ट्स बनाती है। मैंने पिछले कुछ सालों में इस छोटे से आइडिया को एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन में बदलते हुए देखा है। जाहिर है कि लॉरेन सिंगर इससे आज पैसा बना रही होंगी, पर ऐसे बिजनेसेस का प्रभाव बड़े पैमाने पे कितना है ये अभी भी समझ नहीं आता मुझे। पर इस सबसे एक अच्छी और सही बात ये हुई कि मैंने उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो हमारे सामने है
हैं, समक्ष हैं, वो सब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं, जिनको अनुभव करते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, मोटिवेशंस और वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनसे मैं सस्टेनेबिलिटी को जोड़ता हूँ अपने लिए, अपने निजी जीवन में, ताकि अगर साइंस और कॉन्स्पिरेसीज आपको संदिग्ध भी लगें तो ये बातें शायद आपको सस्टेनेबिलिटी की गंभीरता का यकीन दिला दें। तो मैंने इनको 3 C's में बांटा है, जो कि शायद थोड़ा फनी भी लगेगा, पर सुन लीजिए। पहला है कूल। तो प्लास्टिक से पहले हम जिन मटेरियल्स का प्रयोग कर रहे थे, जैसे वुड, मेटल, ग्लास या सिरेमिक्स, ये सब बड़े कूल लगते हैं मुझे। हर चीज़ को एक रिच फील देते हैं ये मटेरियल्स। जबकि इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि प्लास्टिक जैसा यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है, पर प्लास्टिक अक्सर चीप भी लगती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अत्यंत प्रयोग होता है प्लास्टिक्स का, पर खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए और बाकी हाउस होल्ड आइटम्स के लिए प्लास्टिक्स को अवॉइड करा जा सकता है शायद। तो क्यों नहीं? दूसरा है कंपैशन। भारत में कुम्हार का काम यानी कि पॉटरी एक विलुप्त होती हुई कला और कारीगरी है आज के समय में। मिट्टी के बर्तनों, गमलों और खिलौनों को बहुत बड़े स्तर पे आज प्लास्टिक, पेपर या अन्य पदार्थों से बदल दिया गया है। और अगर सियासत ऐसी हस्तशिल्प कलाओं और कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे भी, उसके बावजूद इन सब कारीगरों की जीविका अधिकतर तौर पर हम इंडिविजुअल्स पे निर्भर करती है। सप्लाई डिमांड का सिंपल गेम है सारा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादन का प्रयोग करेंगे तो कीमतें कम होंगी, हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रिएटिविटी, जो बाकी दोनों बातों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी बहुत ही सब्जेक्टिव विषय हो सकता है, हमारे फेवरेट वर्ड की तरह जुगाड़, पर अगर हम अपने अपने स्तर पे कुछ ऐसे जुगाड़ ढूंढ पाएं जो हमें और इस धरती को बेहतर बना सकें, हमें थोड़ा और विनम्र, तो जीवन को योग्य बनाने के लिए ये बुरा नहीं है ना? आज की पीढ़ी जागरूक है और सक्षम भी, और ये एक बहुत ही सही कॉज है जिसमें सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। अगर बदलाव लाना है तो हम सबको मिल के कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा एक दोस्त है कोलंबिया का, जो कि शिक्षा से एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है और प्रकृति और वातावरण के साथ उसका बहुत ही गहरा नाता है। वो हमेशा डेविल्स एडवोकेट प्ले करता है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज के मुद्दों पर मेरे साथ। उसका कहना है कि हम कुछ भी कर लें इंडिविजुअल लेवल पे, इस सब से कुछ नहीं होगा तब जब एकता होगी। और आमतौर पे एकता के लिए या तो बहुत समय या बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। पर आज एक वायरस ने हमें एक होने पर मजबूर कर दिया है। कुछ महीनों, और मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों में, कई सारी आदतें, तौर तरीके, काम करने का ढंग सब बदल गया इस पैंडेमिक के चलते। ये नहीं पता कि कितना अच्छा या कितना बुरा है, पर कम से कम ये पता चल गया कि पूरी दुनिया मिलकर अगर कुछ चाहे तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब शायद कोई उम्मीद बची नहीं है, पर अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्यों नहीं? इस बात को हम अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे मकसदों में शामिल ज़रूर कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बांस के टूथब्रश और स्टील के स्ट्रॉज कितने प्रभावशाली हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे कूल लगते हैं। आप भी ऐसी छोटी छोटी क्रिएटिव पॉकेट्स को ढूंढ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और एक काम करिएगा, इस एपिसोड को सुनने के बाद अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करिए और देखिए कितनी प्लास्टिक्स की हैं और कितनी चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हैं धातु, लकड़ी, मिट्टी या फिर शीशे से। और 3 C's के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, कूल, कंपैशन और क्रिएटिविटी। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, टेक्निक्स हैं, तो बताइए मुझे। info@dhwani.co.in पे लॉग ऑन करिए, dhwani.co.in/podcast पे। आप मुझे फेसबुक पे वॉइस नोट्स भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगी। इस शो को लिखा, प्रोड्यूस और होस्ट किया है मैंने। मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो का थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने और ध्वनि का लोगो डिजाइन किया है सौम्या गर्ग ने। ध्वनि पॉडकास्ट हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे सुना जा सकता है, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट,
एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्टिचर और हर उस जगह जहां पॉडकास्ट्स मिलते हों। तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जहां भी सुनते हो आप। और अगर एप्पल पॉडकास्ट पे सुनते हैं तो रिव्यू और रेट कर दीजिएगा, उससे भी बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपको अभी तक का काम अच्छा लगा हो तो आप मेरा प्रोत्साहन कर सकते हैं मेरे लिए कॉफी खरीद के, उसका भी लिंक आपको शो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में इस सीजन को अंत करने वाला हूं मैं। इस सीजन का नाम है सोचो। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो जरूर सुनिएगा। आप श्रोताओं का सपोर्ट और प्रोत्साहन ही है जिसकी वजह से मैं ये काम करते जा रहा हूँ। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिए। अगली बार तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।